न्यूटन सेकंड लॉ। और इस तरह का वीडियो को अगर देखते रहना है, फिजिक्स को अगर सीखना है, फिजिक्स को बेहतर रूप से समझना है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत कुछ सीखेंगे। देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ है क्या? द रेट चेंज इन linear momentum of particle is directly proportional to resultant applied force and its change in direction of force। और ये जो चेंज होता है या फोर्स के डायरेक्शन में होता है। The rate change in linear momentum of particle is directly proportional to resultant force, applied force and its change in direction of force। और ये जो चेंज होगा वह फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ये आपको समझना है। तो पहले तो ये समझना है कि लीनियर मोमेंटम क्या है। ये जो टर्म है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है समझ लीजिए पहले। लीनियर मोमेंटम या सिंपली आप मोमेंटम भी कह सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ mass, the product of mass, the product of particle mass, particle mass and velocity of particle is called momentum। Product of particle mass and velocity of particle, product of particle mass, particle का mass and velocity of particle और particle के velocity is called momentum। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम हो जाएगा। तो आप मोमेंटम जो है इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि पार्टिकल का जो मास है वह m दिया हुआ है। m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मोमेंटम p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है यह मोमेंटम कहलाएगा। यूनिट क्या होगा?
मास का केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। और लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है here direction of linear momentum parallel to velocity। मोमेंटम एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि मास जो है वह जीरो से क्या है? बड़ा है। तो किसी वेक्टर में पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में होता है। तो मास पॉजिटिव स्केलर है और वेलोसिटी और मोमेंटम जब होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम एंड वेलोसिटी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जो है अगर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करें बराबर मास इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली लिख सकते हैं P इक्वल टू mv जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको हम कह सकते हैं स्पीड। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ पार्टिकल। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है इफ P इक्वल टू कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट हो गया तब क्या कर सकते हैं? मोमेंटम इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? मास। कैसे आ जाएगा? इसको आप एक लाइन और समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन मास। ये तो के कांस्टेंट हो गया तो कह सकते हैं वेलोसिटी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो पार्टिकल का जो मास है स्पीड जो है वह मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा मास होगा तो उसके लिए स्पीड छोटा होगा। तो कोई बॉडी का अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास को बढ़ाएंगे तो स्पीड घटते चला जाएगा। इसका मतलब है कि दो बॉडी अगर कांस्टेंट मोमेंटम के साथ चल रहा है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर इधर हम मास को रखते हैं इधर स्पीड को रखते हैं तो ग्राफ ऐसा आएगा। मास इज इंक्रीज स्पीड इज डिक्रीज बशर्ते P क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है। मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मोमेंटम के लिए जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका स्पीड कम होता है। अब जो है किसी बॉडी का if v कांस्टेंट है स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है तब क्या हो जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इधर मास रख दीजिए इधर मोमेंटम रख दीजिए। तो इसका जो है अगर मास जीरो अगर रखते हैं कोई मास नहीं है तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि भी कांस्टेंट के लिए ग्राफ है स्पीड कांस्टेंट तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ेगा। और इफ अगर आपका m कांस्टेंट हो गया अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं और मोमेंटम को बदलना चाहते हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी चेंज करेंगे मोमेंटम चेंज करेगा।
अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, इधर हो गया V, इधर हो जाएगा P, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका यहां क्या है, m इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स स्पीड इज चेंज, देयर मोमेंटम इज चेंज, बट मास ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड। बॉडी का मास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से यहां पर क्या है, मास इज चेंज, मोमेंटम विल चेंज, बट स्पीड ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड। यहां क्या है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, मास इज इंक्रीज, स्पीड इज डिक्रीज। ये आपका तीनों ग्राफ जो है जनरली छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं मोमेंटम के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी बॉडी के अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो उस बॉडी के ऊपर जो है कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो मान लेते हैं डेल्टा P इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कितना का हुआ है, डेल्टा P का हुआ है। इन चेंज होने में टाइम लगा है डेल्टा T सेकंड। व्हेन एवरेज फोर्स F, या ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज applied on particle, change in linear momentum of particle in delta T second when average force applied on particle। कितना समय के लिए एवरेज फोर्स लगाया है, डेल्टा T समय के लिए, तो मोमेंटम में चेंज कितना का हो गया है, डेल्टा P का हो गया है। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा लिख देंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो एवरेज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एवरेज फोर्स प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, या एवरेज लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम क्या लिखेंगे यहां, तो एवरेज फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट K आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन K इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन SI यूनिट। K का वैल्यू क्या आता है, 1। तो आप लिख सकते हैं एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम।
और चेंज इन मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। आप ऐसा लिख सकते हैं। एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे? चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अपॉन चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आप एवरेज फोर्स जो है किसी बॉडी के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। हियर इस एवरेज फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह चेंज इन मोमेंटम के क्या होगा? डायरेक्शन में होगा। एवरेज फोर्स इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज मोमेंटम। लास्ट में लाइन क्या लिखा है कि दिस चेंज माने मोमेंटम में चेंज इनडायरेक्टली इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब फोर्स के डायरेक्शन मोमेंटम का चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। फोर्स के क्या होगा? पैरेलल होगा। बोथ इन सेम सेंस। अब जो है यूनिट क्या लिख देंगे? यूनिट चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा? केजी मीटर अपॉन टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड बराबर लिखते हैं 1 न्यूटन। दिस इज द एसआई यूनिट। ये आपका फोर्स का एसआई यूनिट है। फोर्स का एक सीजीएस यूनिट है। इन सीजीएस यूनिट क्या लिख सकते हैं? इन सीजीएस यूनिट राइट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 डाइन और 10 टू द पावर 5 डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन। ये जो है आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम ये सारा डिस्कशन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है। अब जो है टाइम का वैल्यू, इफ चेंज इन टाइम बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर टाइम का वैल्यू अगर बहुत छोटा लेते हैं, चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0, देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? फोर्स एक्ट ऑन particle at time t, right? लिमिट डेल्टा, इसको कैलकुलस में लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो फोर्स एट टाइम t, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करेंगे तो हम किस टाइम के नजदीक पहुंचेंगे? t टाइम के नजदीक पहुंचेंगे और t टाइम में लगने वाला फोर्स डिफाइंड हो जाएगा और इसको कैलकुलस में लिखते हैं dp अपॉन dt। ये हो गया फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल एट टाइम t। यही है दिस फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स सेकंड। यही सेकंड लॉ का फॉर्मूला। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉल्ड है फोर्स। ये मोमेंटम में जो है वह टाइम के साथ क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। टाइम के साथ ये मोमेंटम जो है बॉडी का क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। तो आपका फोर्स लगेगा। मोमेंटम में उसी समय परिवर्तन आएगा जब आप फोर्स लगाइएगा। तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉल्ड ए फोर्स। और दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन मोमेंटम चेंज करेगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अगर कोई पूछ दे न्यूटन सेकंड लॉ के तहत कौन सा फॉर्मूला है फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt।
अब समझना है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को अगर चेंज होना है तो मास चेंज करेगा किसी बॉडी का, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम चेंज कर जाएगा। अब सोचिए मास कैसे किसी बॉडी का चेंज कर सकता है? जैसे आपका रॉकेट, रॉकेट में क्या है, फ्यूल, हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल लेकर के रॉकेट फ्लाई करता है। वह फ्यूल वर्न करके हॉट एयर में कन्वर्ट होता है, और वह हॉट एयर जो है एक होल के माध्यम से वो क्या करता है, इजेक्ट करता है बाहर की तरफ हाई स्पीड के साथ, और जिसकी वजह से रॉकेट क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वह जो है हॉट एयर जो है एक थ्रस्ट फोर्स लगाता है, और इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से रॉकेट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूल कन्वर्ट इन हॉट एयर, और हॉट एयर इजेक्टेड फ्रॉम रॉकेट। इसका मतलब होल सिस्टम का मास क्या हो रहा है, मैक्सिमम घट रहा है। आप लोग देखे होंगे वैक्यूम क्लीनर, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो वैक्यूम क्लीनर का मास क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे सिस्टम बनाइए जिसमें मास समय के साथ चेंज कर सकता है। हाँ, इसमें मास स्पीड के साथ चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मास चेंज विथ टाइम बट नॉट चेंज विथ स्पीड। तो दूसरा, मोमेंटम कब चेंज कर सकता है, मास इज कांस्टेंट, देयर वेलोसिटी विल चेंज। अगर वेलोसिटी में बदलाव करते रहेंगे, मास कांस्टेंट रखेंगे, तो आपका मोमेंटम चेंज करेगा, और मोमेंटम चेंज करेगा, फोर्स लगेगा। और इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, मास एंड वेलोसिटी बोथ आर चेंज, देन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो पहले हम जनरल लिख देते हैं, इफ हेयर मोमेंटम, किसी पार्टिकुलर मोमेंटम एक्ट ऑन टी, मास इंटू वेलोसिटी। हम मान के चलते हैं मास एंड वेलोसिटी बोथ आर चेंज विथ टाइम, देयर मोमेंटम विल चेंज। तो नाउ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल टू डी बाई डी एम इंटू वी। अब यहां मास भी टाइम साथ चेंज कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, दो वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वेरिएबल इज कांस्टेंट। फर्स्ट वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड वेरिएबल विल डिफरेंशिएट, डीवी अपॉन। इस तरह से हम लोग जो है क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें मास और वेलोसिटी बोथ आर ए वेरिएबल। ये दोनों क्या कर रहा है, समय के साथ चेंज कर रहा है। लेकिन जनरली क्वेश्चन आपको रहेंगे 11-12 स्तर में, जिसमें मास चेंज करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज करेगा, मास कांस्टेंट। जनरली क्वेश्चन बुक में जो है ये दो से रिलेटेड दिए हैं। इफ मास इज कांस्टेंट इट मींस वेलोसिटी इज चेंज। तो दिस इंप्लाइज dm by dt क्या लिख देंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। राइट फॉर्मूला, ये टर्म जीरो आ जाएगा, m dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt कॉल्ड है एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। दिस इज द फॉर्मूला। और इफ, और यहां क्या है, m ग्रेटर देन जीरो है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इंप्लाइज फोर्स पैरेलल टू एक्सीलरेशन। इसका मतलब है कि बॉडी का एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। फोर्स एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉडी विल इन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। फोर्स के डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में हमेशा बॉडी का एक्सीलरेशन होगा। इफ velocity is constant, this right,
dv अपॉन dt इक्वल टू 0. इट मीन्स F इक्वल टू, ए वाला टर्म 0 आ जाएगा, dm बाई इंटू, जहां मास बॉडी का समय के साथ चेंज करेगा वहां इस फोर्स का हम एप्लीकेशन करेंगे, dm बाई dt इंटू. अब जो है किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो इसको लिखेंगे एन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट के फॉर्म में. अगर किसी बॉडी पर एक नहीं अनेकों फोर्स लग रहा, जैसे मान लो ये बॉडी पार्टिकल है, अनेकों फोर्स लग रहा, अनेकों फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 Fn, एन फोर्स लग रहा है. ये आपका पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर. तब क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 डॉट डॉट Fn, रिजल्टेंट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, वेक्टर के फॉर्म में समेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन. अब इसी को हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट. रिजल्टेंट फोर्स along x axis mass into acceleration along it, resultant force along y axis mass into resultant force along z axis mass into acceleration along z axis, right. This formula in component form, जनरली इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे. न्यूटन सेकंड लॉ, this formula only applicable from inertial frame of reference. ये सारा फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन होगा वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा. इसका मतलब है कि बॉडी के मोशन का ऑब्जर्वेशन जो होना चाहिए वह इनर्शियल फ्रेम से होना चाहिए. इनर्शियल फ्रेम हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे रेस्ट में हो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ, वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप एक तीनों फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं. इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma is the applicable only from inertial frame of reference. और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं. इसमें मास तो जो रहेगा वह स्पीड के साथ जो है वह कांस्टेंट रहेगा. तो इस फार्मूला का एप्लीकेशन जब भी करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे. इसका मतलब एक्सेलरेशन का मेजरमेंट, ये एक्सेलरेशन जो मेजर किया जा रहा है, एक्सेलरेशन का मेजरमेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होना चाहिए. इस एक्सेलरेशन का मेजरमेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होना चाहिए. अगर एक्सेलरेशन का मेजरमेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं. हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी पर लगने वाले रियल फोर्स को काउंट करते हैं. रियल फोर्स क्या है? अगर इन्वायरमेंट के वजह से किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है उसको हम लोग रियल फोर्स कहते हैं. हम लोग फोर्स आगे एक्सप्लेन करेंगे. रियल फोर्स क्या है, सूडो फोर्स क्या है, ये सारा डिस्कशन जो है हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ के बाद नेक्स्ट लेक्चर में देंगे. क्लियर? यहां तक न्यूटन सेकंड लॉ है. इससे रिलेटेड